अच्छा जी, आते हैं हमारे एडिटर के अंदर और नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब एक तो हमें एरर को रिमूव करना है, जो हमारा एरर आता है टॉप पे विदाउट सबमिशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि एक तो ये वेरिएबल्स जो है ना वो सेट हो जाएंगे। दूसरा क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई इफ की कंडीशन लगेगी, ठीक है, कि अगर कुछ हुआ है तो जो है ना वैल्यूज को सेट करो, ठीक है, और वेरिएबल्स को डिफाइन करो और फिर जो है ना ये काम करो, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा क्या होगा, दूसरा इन वेरिएबल्स के अंदर अभी जो है ना वो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो गार्बेज वैल्यू भी हो, ठीक है। तो हम इन वेरिएबल्स को कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे क्या चीज, इनको असाइन कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं वहीं पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको नेम इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह से आप एज को भी एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें, ठीक है। अब इन दोनों में कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। जब भी ये इफ की स्टेटमेंट रन होगी तभी जो है ना वो रन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन ऐसी हो, इसमें हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि सर्वर, ठीक है, सर्वर का एक मेथड कॉल होगा और सर्वर की मदद से हम क्या करेंगे, उसका रिक्वेस्ट मेथड जो है उसको चेक कर लेंगे अगर वो पोस्ट है, ठीक है। तो ये काम करे, सेव करते हैं और सिंपली जाके उसको पहले रिफ्रेश करते हैं पेज को, क्या एरर अभी भी आ रहे हैं हमारे पास। तो आप देखें कि अभी जो एरर्स हैं वो हमारे एरर्स नहीं आ रहे हैं, जिसमें आता होता था कि डिफाइंड और समथिंग, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिशन के अंदर भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज के साथ सबमिशन करते हैं RF20। तो, तो इस वक्त ये हैंडलिंग हमने कर ली है वेरिएबल्स की कि जब वेरिएबल सबमिट हो तब आपको नजर आ जाए। अगर सबमिट नहीं भी होते तो जो इफ पार्ट है हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो रन ना करे, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यही काम हम किसी और फाइल के अंदर करें तो हमें किस तरह से करना होगा, ठीक है। यानी कि हम इस डाटा को किसी और फाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल जो है वो हम बनाते हैं Ctrl+N और यहाँ पे PHP। इस फाइल का नाम रख देते हैं डाटा रिसीवर, ठीक है। सेव एज,
रिसीवर डॉट पीएचपी रखेंगे, ठीक है। इसका नाम भी हम पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ ही रखेंगे, सेव कर देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो फाइल का जो डाटा है, जो हम सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म का जो डाटा है, वो किधर जाए, डाटा रिसीवर डॉट पीएचपी में जाए। तो यहाँ पे हम एक्शन डिफाइन करेंगे। एक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा उसका नाम एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने वो कॉपी किया था ताकि मेरे से कोई स्पेल मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो किसके पास वैल्यूज जाएंगी, वो वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, ना कि वो इसी फॉर्म को सेंड होंगी, ठीक है। तो हम एक और काम चेक करते हैं जाके ब्राउजर के अंदर कि आया हमारा जो फॉर्म है वो इस तरह से काम कर रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है। और अब इसको सबमिट करता हूँ मैं, तो देखिए क्या कुछ नजर आता है। क्या चीज हुई है, चीज ये हुई है कि जिसको हम ट्रांसफर करना चाहते थे हमारा फॉर्म का डाटा, वो फाइल ओपन हो गई है, ठीक है, डाटा रिसीवर, और विद नथिंग ऑन द पेज। उसकी रीजन ये कि अभी हमने उसको डिफाइन नहीं किया है। तो हम चल के उसको डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि हमारी जो डेस्टिनेशन फाइल है वो सेट है। दूसरा उसको क्या डिफाइन करें हम, कि हम यहाँ से जो हेड पार्ट है जिसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं हमारे इसके हेड पार्ट में, और इसका नाम रख देते हैं डाटा रिसीवर, W11 डाटा रिसीवर, ठीक है। और इसके बाद हमें इसको बॉडी पार्ट में जब तक कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करते हैं तब तक हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो बॉडी पार्ट में यहाँ पे डिफाइन किया था हमने पीएचपी टैग की मदद से, उसको भी हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं हमारे इसके बॉडी टैग के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब जाके वहाँ पे हम दोबारा से इसको सेव कर लें दोनों फाइल्स को, और दोबारा से ब्राउज़र के ऊपर जाके देखते हैं। वीक 11 को रिफ्रेश करें, ठीक है। हमारी वो लाइन हमने शिफ्ट कर दी है हमारे डाटा सेवर के अंदर, और इसको हम करते हैं दोबारा से इंसर्ट RF20 और सबमिट करते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमारी डाटा रिसीवर की फाइल के अंदर एंटर्ड नेम इज आरिफ और एज इज 20। दूसरा, आप H1 टैग्स भी तो यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे H1 टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ से शुरू हो। देखें H1 टैग हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे ख़त्म हो। हालांकि H1 टैग आप यूजुअली एक लाइन के अंदर करते हैं, या जितना भी कंटेंट आप देना चाहते हैं उसी के अंदर करते हैं। तो मैंने इसलिए एक लाइन के अंदर इसको जो है ना मल्टीपल लाइंस के अंदर ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसको एक ही लाइन वहाँ पे शो करेगा। तो इसलिए मैंने H1 टैग को एज इट इज रहने दिया है यहाँ पे। मैंने फाइल सेव की है, नहीं की है, सेव करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो ये अब हमारा H1 टैग के अंदर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपकी जो सबमिशन हुई थी लास्ट वाली, उसी को दोबारा से सबमिट करना है। मैं कहता हूँ हाँ जी करना है, ताकि मुझे सेम वैल्यूज नजर आ जाए, ठीक है। अब H1 टैग के अंदर हमें थोड़ा सा विजिबल होके बड़ा होके नजर आ रहा है कि एंटर्ड यूजर नेम इज दिस, ठीक है। वापस वीक 11 को आप फर्दर जिस तरह से आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था सारा, आप उसको वैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सब सारे उस फॉर्म को, और उस फॉर्म की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट इन। अच्छा जी, एक काम तो हम ये कर सकते हैं इसके साथ कि इन वैल्यूज को चेक कर लें
कि इनमें जो है वो डाटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा ये चेक कर लें हम कि फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट इफ लगाया है ये चेक करने के लिए कि अगर पोस्ट मेथड जो है वो यूज़ करके फॉर्म सबमिट हुआ है, फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसके बाद ये इस इफ स्टेटमेंट में आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट में आने के बाद हम फर्दर ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने ये वैल्यूज़ एंटर की भी हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल नाम उसने एंटर किया भी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप क्या करें, $पोस्ट, कौन सा वेरिएबल जिसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, वो यूज़र है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स सपोज एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी। अगर वो खाली है, यूज़र ने खाली एंटर कर दिया, तो यू कैन इको, ठीक है। आपने यूज़र नेम एंटर नहीं किया, अगर नहीं तो एल्स में आ जाए, और एल्स में क्या करे, उसको असाइन कर दे। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं फॉर द अदर सिनेरियो। डबल इक्वल्स, ठीक है। आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर, और दूसरा अलग अलग भी कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली दोनों को अलग अलग डील करना चाहते हैं। इको करवा दें, इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है मैसेज, वो ये लिखा आ रहा है, यू डिडंट एंटर द यूजर नेम, और दूसरा फॉरगेट टू राइट योर एज, ठीक है। तो क्योंकि दोनों जो है हम अलग अलग वैलिडेट करवा रहे हैं अपने कोड के अंदर, आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वैलिडेशन है यूजर की, और ये वैलिडेशन है आपके एज पार्ट की। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं
कि हम दोनों को कंबाइन कर दें, लेकिन कंबाइन कैसे किया जाएगा? आप मुझे सुजेस्ट करें कि आप इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं तो कैसे कंबाइन करेंगे, ताकि जो है ना ये अलग अलग मैसेज मुझे शो ना करे। अगर यूज़र ने यूज़र नहीं एंटर किया, फॉर एग्जांपल वापस ब्राउज़र पे आता हूँ, अगर यूज़र ने फर्स्ट एंट्री जो है वो एंटर नहीं की तो सिर्फ उसका एरर आए, दूसरे का एरर ना आए, ठीक है? और अगर उसने फर्स्ट एंट्री कर दिया तो दूसरे का एरर आए। ये ज़रा बताएं मुझे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कोई नहीं, कोई है जो सजेस्ट करेगा इस लॉजिक को? जी जिले हुमा। जी जिले हुमा। सर ये हमने जिसका पहले फॉर्म में किया था एंड और कि वो आपने स्टेटमेंट जिसको मैं यूज की थी दो इकट्ठे करने के लिए, तो इसमें भी शायद उसी तरह कर सकते हैं। PHP का इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन वो फॉर्म पहले आपने इस तरह बताया था ना, इफ और वो एंड और की स्टेटमेंट बीच में लगाते थे। कोई और मुझे बताएगा? कोई और इसमें हेल्प करना चाहे? हम सिंपली क्या जी फैसल? हम ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। दोबारा से? ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। फैसला आपने मुझे यूज करके बतानी है, ठीक है? क्या आंसर निकलता है, ठीक है? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। अच्छा ठीक है हम, सर, कर दूंगा। हाँ जी, करके आपने चेक करनी है कि क्या रिस्पांस आता है। अच्छा हम ये कर सकते हैं, ये देखें, इस वक्त दो बॉडीज बनी हुई हैं हमारे इफ स्टेटमेंट की। जरा गौर से समझें इस बात को। मेरा बात पूछने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड इस बारे में सोचे कि भाई क्या कर सकते हैं। जब तक आप इस बारे में सोचेंगे नहीं, लॉजिक्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखें कि हमारे पास इस वक्त दो बॉडीज हैं इफ की, ठीक है? यानी कि दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, इंडिविजुअली चेक कर रही हैं उसको, ठीक है? अगर जैसे जिले हुमा ने कहा है कि हम दोनों को विद एंड या और के साथ कंबाइन कर देते हैं, लेकिन जो सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर हमने करना ये था कि जब यूजर ने एंटर नहीं किया यूजर का नाम, तो वो सिर्फ उसी की वैलिडेशन करने के बाद, उसका एरर दिखाने के बाद जो है ना, वो दूसरा एरर ना दिखाए, ठीक है? अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको किस तरह से किया जा सकता है? उसको इस तरह से किया जा सकता है कि हम इसकी जो बॉडी है ना वो एक बना दें। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कोड को सीधा कर लें तो फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें क्या ऐसा किया जा सकता है? मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग लाइन पे ले आऊँ तो मुझे बताएंगे ये कोड सही है? अब क्या ये ऐसे काम करेगा जैसे हम चाह रहे थे? थोड़ा सा मैं आपको कोड क्लियर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि हर एक ब्लॉक के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? हमने सिंपली चेक कर लिया सबसे पहले यूजर, अगर वो एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी है तो फिर ये वाला इफ पार्ट चलेगा, ना तो एल्स इफ चलेगा ना एल्स चलेगा, ठीक है? एग्रीड। अगर यूजर पार्ट एम्प्टी नहीं है तो ये इफ पार्ट नहीं चलेगा, फिर उसको नेक्स्ट वैलिडेट करना है, ठीक है? कि उसमें यूजर ने डाटा एंटर किया है कि नहीं किया है, ठीक है? अगर इसमें एंटर किया है तो ये भी नहीं चलेगा, अगर नहीं किया है तो फिर क्या है, वो ये वाला मैसेज शो कर देगा, एल्स पार्ट नहीं चलेगा आपका। ठीक हो गया? अगर
इसमें भी डाटा एंटर है यूजर के अंदर, एज के अंदर भी डाटा एंटर है, तो ये दोनों इफ और एल्स इफ दोनों नहीं चलेंगे, क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो होपफुली ये जो वे है, इस तरह की जो लॉजिक है वो काम करेगी जो सिनेरियो बताया गया था जिस तरह से, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके, और इसमें हम लेट्स सपोज कोई एंट्री नहीं करते तो सबमिट करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एरर किस चीज का आ रहा है, यू डिडंट एंटर द यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम का एंटर करने का जो है ना एरर आ रहा है। तो हम वापस आके यूजर नेम एंटर कर देते हैं, एज रहने देते हैं। अब दोबारा से सबमिट करते हैं, फॉरगेट टू राइट योर एज, अब एज लिख देते हैं साथ में। ठीक है, एक चीज हो गई कि हम इनको जो है यूजर को इंटीमेट कर सकते हैं किसी भी हवाले से कि भाई ये जो काम है ना तुम्हारा रह गया है। ये अब हम किस तरह से कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फाइल्स के अंदर कर रहे हैं। आप सेम फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, हम वहां पे भी इसको एरर को शो करवा सकते हैं कि आपका कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, जब मैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर करता हूँ, फिल वक्त जो कोड मैंने किया हुआ है डिस्प्ले कर रहा हूँ, एंटर्ड नेम इज दिस, एज इज दिस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नजर भी तब आए जब यूजर ने दोनों एंट्रीज को एंटर कर दिया हो, ठीक है। तो किस तरह से पॉसिबल है, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि ये पार्ट तब इको हो जब यूजर जो है वो एज भी एंटर कर चुका हो और यूजर नेम भी एंटर कर चुका हो। कैसे पॉसिबल है? अगर किसी को आंसर आता है तो हाथ रेज करें। जी जिले, सर इफ एल्स के थ्रू ही करेंगे इसके अंदर भी। इफ एल्स के जरिए से करेंगे, ठीक है, कैसे? सर बॉडी के अंदर हम पहले कर देंगे कि अगर यूजर नेम एंटर करता है वो तो उसको प्रिंट कर दे, अगर एज करता है तो फिर उसको कर दे प्रिंट लाता लाता। हम्म, ठीक है। सकलैन, जी सकलैन। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इफ एल्स को यूज करेंगे। इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, कि हम कहेंगे जी कि इफ क्या, हम ये देख लेंगे जैसे कि हमने ऊपर चेक किया है दोनों की पोस्ट को, या तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ये अब क्या चेक कर रहा है। हाँ जी, सर जी हमने सिर्फ जो लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट है उस पे चेक करना है ना, मतलब कि अगर एज और यूजर दोनों नेम दे दिए हों, एज भी और नेम, उस पे चेक करना है ना। मैं आपकी बात नहीं समझा। तो मतलब कि हमने किस स्टेटमेंट पे चेक करना है, एल्स बेटा के हमने दो ये, हैं और हमने इसको तो अब देख ही नहीं रहे, ये तो था इंटीमेट करने के लिए यूजर को कि उसने डाटा एंटर किया है या नहीं किया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इकोज हैं, ये दो इकोज, ये तब इको शो हो, यानी कि तब प्रिंट हो जब यूजर ने दोनों में एंटर कर दिया हो डाटा, ठीक है। और वो ये तो उसमें सिंपल ये कंडीशन था ना कि लगेगी। आप सिर्फ मैसेज शो करवा दें कि आपने कुछ जो है ना एंटर नहीं किया है, कुछ रह गया है आपका। तो सर अब उसमें तो कंडीशन लगेगी। कंडीशन ही है बेटा, कंडीशन वही पूछ रहा हूँ ना, क्या लगेगी। ये चेक कर सकते हैं आपके पोस्ट यूजर एम्प्टी है और साथ में क्या,
या आपका पोस्ट एज एम्प्टी है। आप मुझे ये बताएं, या लगेगा या और लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा? सर एंड। क्यों एंड क्यों लगेगा? एंड का ये मुझे हमने ये इसका बताएं, अगर 0 0 हो एंड क्या होता है 0 0 का? नहीं सर पता है। एम्प्टी। एम्प्टी। सर जीरो होते हैं। 0 एंड 0 क्या होता है? 0 होता है। और 0 एंड 1 क्या होता है? 1। तो वो भी जीरो होते हैं। 0 होता है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे यूजर ने एक एंटर किया है और दूसरा एंटर नहीं किया, यानी कि 0 एंड 0 है, तो उसके केस में क्या होना चाहिए? इसको 0 होना चाहिए, ऐसे ही है ना? यस सर। और अगर यूजर ने दोनों एंटर नहीं किए तो वो 0 0 0 जनरेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर और का केस देखते हैं, और के केस में क्या होता है कि जब 0 और 1 होता है तो वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? एंड साइन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मुझे ये बताएं, अगर ये दोनों 1 1 होते हैं, ये भी 1 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है, तो क्या होता है? यानी कि 1 एंड 1 क्या होता है जी उसामा? सर तो 1 वन। ही होगा फिर एंड के केस में। अच्छा, इस वक्त जो इफ स्टेटमेंट लग गई है, हमने ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे बताएं ये सही है? इसमें या चेंज करने की जरूरत है हमें कुछ? जरा वेरीफाई करें इसको अपने माइंड्स के अंदर कि ये फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर नहीं किया है, ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ये भी यूजर ने एंटर नहीं किया है, फर्स्ट कंडीशन तो यही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। ऐसी होगी या कुछ और होगी? सर जो कंडीशन नहीं दी वही फॉल्स होगी। कोई और जवाब देना चाहता है? सर मतलब कि अगर सर हम यूजर का लिखेंगे नहीं तो फिर तो उसकी आउटपुट ही नहीं आएगी, मतलब कि अगर नेम ही नहीं लिखेंगे तो। अगर मैंने एज ये लिखनी तो है। नहीं कहा कि नहीं लिखना है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो है, अगर यहाँ पे आपके फॉर्म के अंदर यूजर एंटर नहीं करता है, Yes. ठीक है, जो आपका वीक 11 का फॉर्म है, यहाँ पे यूजर एंटर नहीं करता है और यहाँ पे एज भी नहीं लिखता है, तो फिर जो है उस सिनेरियो के अंदर ये जो आप इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं